हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कृतिका लेसन फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें जल प्रलय के रूप में लिखा है इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु ने। इन प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव ओराही, हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ। और स्कूली शिक्षा नेपाल में सन 1942 की आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी भी रहे। ये रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली तथा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। प्रमुख कृतियां हैं इनकी मेला आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे उपन्यास है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर कहानी संग्रह है, ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा लेखक का परिचय था। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है बच्चों इस जल प्रलय में। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, अभी मैंने परिचय दिया है इनका। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरा गांव इसी इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। पनाह, इसमें बच्चों पनाह है फर्स्ट। इसको पनाह का अर्थ होता है शरण। मेरे गांव के इलाके में है जहां हर साल पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की कोसी नदी है वहाँ की, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं मेरे गांव के इलाके में, लेखक बोल रहा है। और सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, वह जमीन जो जोती है बोई जाती है, परती उसको कहते हैं, पर गाय, भैंस और बकरों के झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। विभीषिका होती है भयानकता, बाढ़ की भयानकता का अंदाजा लगा लेते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण गांव अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हडियों का पुल 1948 और छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अंतर्गत अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने
बहने बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि यानी वर्षा के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पल्वित हो गया है, यानी पानी से भर गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबो गए छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा में बैठ गए और साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद में स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। धन्य है वो, मतलब वो इनको सुनते रहते थे हमेशा, वो कभी बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देख कर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहाँ तक आया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाऊ पानी आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, डूब गया है, बह गया है। हम जब काफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत यानी बाढ़ का पानी के लिए मृत्यु के तरल दूत की संज्ञा विशेषण दिए। मतलब आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभे प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहते हैं चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ में एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनूने भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा वाला मोड़कर अप्सरा सिनेमा यानी सिनेमा शो बंद है के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब पानी के ऊपर परछाइयाँ बन रही थी तो लग रहा था कि सांप घूम रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम
के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान में आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियां पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गंवार जोर जोर से बोल रहा था। यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिनकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में रहती है। उनके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था, पर पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण मतलब उत्सुक होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटे हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो के सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन मतलब पास आया हुआ, मतलब जो संकट नजदीक आ रहा था उससे कोई आतंकित नहीं दिख रहा था, मतलब इतने घबराए हुए नहीं थे लोग। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहुरमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसे ही चारों ओर से उछाली जा रही थी, बातें ऐसे ही उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटी की तरह पटना लापता न हो जाए। धनुषकोटी एक स्थान का नाम है वहाँ पर। जब पाप धुल जाएगा, चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। विस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यह माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले बाजारियों के घर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा, एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या ले लूं? हैंडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सीखने वाला कोई सचित्र किताब योग सिखाने वाली। मुझे इस तरह की किताबों को उलटते पलटते देख दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी चीनी पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा
वह ज्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणाएं करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलघर के पास कोई भी आवाज चारों ओर बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक मस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलघर के पास आलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे ए ने सुन मोरे मितवा मितवा। गोल घर के पास जन संपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाता है, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि को करीब 12 बजे लोहानीपुर, एक जगह का नाम है लोहानीपुर, कंकड़ा बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होती है, मीटर वूटर नहीं होता मतलब, और पता नहीं चलता, ना ही अंदाजा होता है कि 1-2 दिन का कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक बोतल केरोसिन ऑयल की, मिट्टी के तेल की एक बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने का पता चलता है। और कब आ धमके? मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा रखा कि अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। पीर मुहानी या सालिमपुर अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर कुछ हलचल की आवाजें आ रही हैं। लगता है कि 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। क्या लिखूं? कविता। शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत नींद नहीं। स्मृतियां आने लगी एक एक करके, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला है इसका नाम, के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने देखा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी वीटी से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार यहाँ तक पनाह ले रहे हैं। भादड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव। पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाते हैं। बरसात के पानी से ऐसे हो जाता है। और इसकी दवा दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा, यानी घाव पर जो पक जाता है उसकी दवा और दिया सलाई की मांग होती है। सन 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे।
हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वह कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोलों के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ी। जानकर देखा तो ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटवा दुल्हन के हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धरती धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है। उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह पर लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धड़िंग धड़िंग धड़ंग चक के चक धूम चक धूम चक धूम चक धूम, ऐसे करके ढोलक पर बजने लगा। ठीक है। कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नर नारी के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट की लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर ऐसे ही हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाव की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी और मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम, तबला और जिंजीर जल विहार करते निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म को देखते हुए कश्मीर के आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे का पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांव फैलाकर बांस की लगी हुई नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने और कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वैक्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी और मैं अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़ा लड़कों ने एक साथ किलकारियाँ, सीटियाँ, पबतियों की वर्षा कर दी और गोलघर में किसी की भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फुअड युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और
गाल काले पड़ गए। पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर है, नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, कहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ओहू ने आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया था। कहीं अटक गया अथवा रुक, जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद यहाँ कोई चमत्कार हो गया, और नहीं तो पानी कहीं जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों में प्राय सभी फ्लैटों की रोशनियां जल रही हैं, बुझ रही हैं, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों के स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड तथा जल से घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, भैया, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवटें लेते हुए एक बार फिर मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाओ तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़े एक आसन परसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकर टुकर देख रही थी। आसन परसवा मतलब जिसके बच्चा होने वाला हो। नहीं, अब भूली बिसरी याद ही नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों की झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। ओई धाको ऐसे गैछे जले, झकझोर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहली है पनिया आ गेलो। हो राम सिंगार, हो मोहन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ मैं उठा पश्चिम की ओर। थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुझे झाग फैन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा गया था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुए बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम कोने पर दिनकर अधिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाईं बाजू में लहरें नाचने लगी। मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की कलकल रवा लहरों में नर्तन। सामने फुटपाथ पर को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है।
करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आगे लो। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंबे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रम से डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात को नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग की भेड़ों का झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।